दोस्तों, जब भी स्पेसएक्स का कोई भी मेजर लॉन्च हो रहा होता है तो पूरे दुनिया भर के स्पेस एंथुसियास्ट की नजरें स्पेसएक्स के यूट्यूब चैनल पे चल रहे उनके लॉन्च के लाइव टेलीकास्ट पे होती है। सब जानना चाहते हैं क्या कर रही है ये कंपनी। हमने फैल्कन हेवी की सबसे फर्स्ट फ्लाइट देखी थी, साइड बूस्टर्स की सबसे फर्स्ट लैंडिंग भी हमने देखी थी एंड रिसेंटली चल रहे स्टारशिप की टेस्ट फ्लाइट्स भी हम सब देखते ही रहते हैं। एंड स्टारशिप से याद आया दोस्तों, क्या आपने उसकी सेकंड टेस्ट फ्लाइट देखी थी? भाई साहब क्या फटा था वो आसमान में जाके। एंड आई बेट आप में से बहुतों ने ऐसा कुछ भी विजुअली पहले नहीं देखा होगा। एंड आई गेस दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लॉन्च, द ब्लास्ट। एंड स्पेसएक्स की स्टारशिप भी इसीलिए बन रही है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो कि कॉन्टिन्यूअसली अर्थ से मार्स तक कार्गो एंड इंसानों दोनों को ट्रांसपोर्ट कर पाए एंड जो कि रैपिडली रीयूजेबल भी हो, जस्ट लाइक एनी अदर जेनेरिक एयरक्राफ्ट। एंड स्पेसएक्स का मेन गोल या एजेंडा या मिशन या कुछ भी बोल लो, वो यही है कि भाई हमें तो मार्स को कोलोनाइज करना है। एंड उन्होंने तो टी शर्ट्स भी बनाए हैं ऑक्यूपाई मार्स वाली, कैसी लग रही है मेरे ऊपर? एंड स्पेसएक्स मार्स पे सबसे पहली फाउंडेशन रखेगा ह्यूमन सिविलाइजेशन के मल्टी प्लैनेटरी बनने की। एंड फ्यूचर में मार्स को एक स्पेस स्पॉट की तरह भी यूटिलाइज किया जा सकता है सोलर सिस्टम के बाकी दूर दराज इलाकों तक ट्रैवल करने के लिए। अब आई नो कि आपको ये तो ऑब्वियसली पता ही होगा कि सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज की चीजें मार्स पे भेजी जाएंगी एंड धीरे धीरे मार्स की पॉपुलेशन को बढ़ाया जाएगा। एंड एलॉन मस्क का गोल है कि साल 2050 तक मार्स की पॉपुलेशन 1 मिलियन होनी चाहिए। नाउ इमेजिन हम लोग बुढ़े हो चुके हैं और आज से 30, 40, 50 सालों बाद सच में ह्यूमंस 2 प्लैनेट पे रहने वाले लोग बन चुके होंगे, मार्स पे और एक अर्थ पे, और उनके बीच इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल भी कर पा रहे होंगे। आई मीन एक बार सोच के देखो वो सीन। आप बुढ़े हो चुके हो, अपने 60s और 70s में अपने घर के बाहर बैठे हो और आसमान में आप देखते हो कि एक स्टारशिप जस्ट लिफ्ट ऑफ हुई है मार्स पे जाने के लिए और एक दूसरी स्टारशिप मार्स से वापस आ रही है अपनी रिटर्न फ्लाइट कंप्लीट करके अर्थ पे लैंड होने के लिए। मतलब कितना सेक्सी सीन होगा वो। सोचो क्या होगा मार्स को कोलोनाइज करने का प्लान एंड हमारा बुढ़ापा आते आते मार्स कैसा दिखाई पड़ेगा। लाइक एकदम हाई टेक एडवांस्ड, मतलब टॉप नॉच। तो मैं तो कहता हूँ अपने बुढ़ापे का इंतजार क्यों करना दोस्तों, अपन तो अपनी आज की इस वीडियो में ही जान लेते हैं मार्स को कोलोनाइज करने का प्लान, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। I don't ever give up. 5, 4, 3, 2, 1, 0. दोस्तों, मार्स को कोलोनाइज करने के प्लान की शुरुआत होती है साल 2001 में, जब एलॉन मस्क ने नासा की वेबसाइट पे जाके देखा कि नासा के पास तो ह्यूमंस को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाने का कोई प्लान है ही नहीं। और ये चीज देख के वो काफी शॉक हुए बिकॉज नासा दोस्तों पायनियर है स्पेस इंडस्ट्री का, और यही चीज एक्सपेक्ट करी थी एलॉन मस्क ने कि अगर और कोई करे ना करे, नासा तो 110% ह्यूमन को एक स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन या फिर मल्टी प्लैनेटरी ट्रैवल की तरफ मार्स को कोलोनाइज करने पे काम कर ही रही हो। बट अनफॉर्चुनेटली जब रियलिटी एलॉन मस्क की एक्सपेक्टेशंस से मैच नहीं करी तो 2002 में उन्होंने शुरू करी स्पेसएक्स, जिसका सुप्रीम एजेंडा था टू कॉलोनाइज मार्स। बिकॉज हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद सिर्फ एक मार्स ही बचता है जहां पे ह्यूमन कॉलोनीज को स्टैब्लिश किया जा सकता है। मार्स हमसे दोस्तों सिर्फ 225 मिलियन किलोमीटर दूर है एंड भले ही अर्थ जैसा नहीं है बट अर्थ के जैसी ही काफी प्रॉपर्टीज मार्स पे देखने को मिलती है। जैसे कि मार्स पे एक दिन 24.5 घंटे का होता है एंड अर्थ पे 24 घंटे का होता है। मार्स के ऊपर पानी, जो कि लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो वाटर आइस के फॉर्म में मार्स की सरफेस के नीचे प्रेजेंट है। और मार्स की ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में सिर्फ 1/3 है, जो कि साइंटिस्ट मानते हैं कि ह्यूमंस के रहने के लिए सफिशिएंट है। अब ऐसे तो दोस्तों मार्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज है, बट अगर हम ऑल इन ऑल एनालाइज करें तो एलॉन मस्क को हमारे सोलर सिस्टम में कोई भी और बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं मिला टू मेक ह्यूमंस अ मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज, क्योंकि वो मानते हैं कि ह्यूमंस का अर्थ पे टाइम इनफाइनाइट नहीं है और वो भी एक दिन किसी ना किसी वजह से डायनासोर्स की तरह ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एंड टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट, हमारे सोलर सिस्टम के और इस यूनिवर्स के बाकी हैबिटेबल प्लैनेट्स में मूव करना हम ह्यूमंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें हमारी इस कॉन्शियस इंटेलिजेंट लाइफ, जो कि हमें इस यूनिवर्स में अभी कहीं भी और नहीं मिली है, अगर हमें उसको बचा के रखना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक मल्टी प्लैनेटरी फेयरिंग स्पीशीज बने। तो समझ आ गया मार्स को कोलोनाइज करने की इंपॉर्टेंस। तो चलो अब हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि क्या प्लान है एक्चुअली टू ऑक्यूपाई मार्स।
अब दोस्तों जिस तरह से किसी बड़े ब्रिज का कंस्ट्रक्शन अर्थ पे होता है, जहां पे उसके बड़े बड़े पार्ट्स को कहीं और मैन्युफैक्चर किया जाता है और ब्रिज की लोकेशन पे लाके उन सारे बड़े पार्ट्स को एक जगह पे असेंबल कर दिया जाता है। अब इसी सेम तरीके से मार्स की कॉलोनाइजेशन नहीं हो सकती, बिकॉज अगर अर्थ पे सारी कॉलोनीज बना के मार्स पे जाके असेंबल करने लग गए तो फिर कॉलोनाइजेशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तब तो ऑलमोस्ट 1 लाख स्पेस फ्लाइट्स लगेंगी और उसमें टनों वजनी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। इलॉन मस्क का प्लान है साल 2050 तक 1 मिलियन लोगों को मार्स पे कॉलोनाइज करना, और वो ये मानते हैं कि ये चीज सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाएंगे मार्स पे। और एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाने के लिए जो सबसे पहली स्टारशिप फ्लाइट्स जो मार्स पे लैंड करेंगी, उनमें सिर्फ जरूरी सस्टेनेबल फैसिलिटीज भेजी जाएंगी टू जनरेट पावर, मशीनरी टू ट्वीक द एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर, ड्रिल्स टू डिग द सरफेस ऑफ द मार्स ताकि वहां पे पानी मिल सके, एंड इक्विपमेंट्स जो कि रॉ रिसोर्सेज को ऑक्सीजन एंड मीथेन फ्यूल में कन्वर्ट करें। मार्स पे ह्यूमंस अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर पाए, इसके लिए इनफ एसेंशियल कार्गो हम ह्यूमंस से भी पहले दोस्तों मार्स पे पहुंचाया जाएगा। एंड स्पेसएक्स की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही है, टू एस्टैब्लिश अ कार्गो रूट टू मार्स। अब मार्स पे सफिशिएंट सेल्फ सस्टेनिंग कार्गो के पहुंचने के बाद दोस्तों एंट्री होगी हमारे ह्यूमंस की, एकदम ऐसे। एंड ऑब्वियसली सबसे पहले साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट्स को मौका मिलेगा मार्स पे कदम रखने का, ताकि वो लोग जो कार्गो उनसे पहले वहां पहुंचा है उसकी मदद से बेसिक लिविंग डॉम बना सकें और मार्स पे एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी बनाने की शुरुआत करें। या फिर ये भी हो सकता है कि इलॉन भाई उस एसेंशियल कार्गो के साथ साथ कोई हाई टेक एडवांस रोबोट्स भी साथ में भेज दें, जो कि वहां पे पहुंचने के बाद बेसिक प्रिपरेशंस करके रखें एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट के पहुंचने से पहले, जैसे कि ग्राउंड को डिग करके उसमें से वाटर आइस को निकाले, उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करके जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स मार्स पे लैंड करेंगे उनके स्वागत में वो रोबोट्स खड़े होंगे फ्रेश वाटर लेके कि सर अतिथि देवो भव, वेलकम टू मार्स, लीजिए पानी पीजिए। शुरू की फिर कुछ इनिशियल फ्लाइट्स के बाद बेसिक सर्वाइवल एमिनिटीज सेटअप कर लेने के बाद दोस्तों साइंटिस्ट एंड वर्कर्स फाइनली फिर कॉलोनीज सेटअप करना शुरू करेंगे और उन कॉलोनीज को बनाया जाएगा सेल्फ सस्टेनिंग। पर दोस्तों मार्स पे कॉलोनीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या हम लोग ईंट, मिट्टी और सीमेंट का ही उपयोग करेंगे? वेल जी नहीं दोस्तों, क्योंकि मार्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें वहां पे वो ही रॉ मटेरियल्स यूज करना पड़ेगा जो कि मार्स पे ही अवेलेबल हो, या फिर मार्स पे ही मिलने वाले मटेरियल्स को प्रोसेस करके बनाया जा सकता है। बिकॉज अगर हमें कंस्ट्रक्शन का एक एक सामान अर्थ से मार्स तक ट्रांसपोर्ट करना रह गया तो फिर पॉसिबल नहीं है ह्यूमन सिविलाइजेशन को वहां पे सेटअप करना। एंड हमें क्या पता कि हमारे अर्थ पे बनाई हुई मिट्टी, सीमेंट और ईंटें मार्स के एनवायरनमेंट, टेम्परेचर और सरफेस पे सक्सेसफुल होंगी कि नहीं। एंड जो रॉ मटेरियल्स हमें मार्स में मिलेंगे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो वहीं के एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट के हिसाब से बेस्ट सूटेबल होंगे, जैसे कि इन सिटू रिसोर्सेज, जिसका मतलब होता है लोकली मिलने वाले रिसोर्सेज जिनसे सीमेंट या फिर कोई भी और बॉन्डिंग मटेरियल बन सके। फिर है दोस्तों रिकॉलिज, जो कि मार्स पे मिलने वाली मिट्टी का नाम है। फिर है पॉलीएथिलीन, जो कि डिराइव किया जा सकता है मार्स पे मिलने वाली मीथेन गैस से। एंड मेटल्स के लिए साइंटिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्स की सरफेस को ही खोदकर हम नीचे से उसके सरफेस में से मेटल्स हमें मिल सकता है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज के साथ साथ दोस्तों जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होगी कि जैसे भी बनाओ, जिससे भी बनाओ या फिर कैसा भी बनाओ, बट जो भी बनाओ वो सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए, फुल स्टॉप पीरियड। जैसे कि भाई वेस्ट वाटर अपने आप फिल्टर होके फ्रेश वाटर वापस बन जाए, फूड वेस्ट को ट्रीट करके गैस बन जाए, या फिर किसी और चीज को प्रोसेस करके उससे ऑक्सीजन बन जाए, और ऐसे ग्रीन आर्किटेक्चर वाले घर बन जाएं जहां रेजिडेंट्स रह के अर्बन फार्मिंग कर सके और अपना खाना खुद अपने घर में उगा सके। रोड्स कुछ इस तरीके से बनाई जाए कि वहां पे कचरा इकट्ठा ही ना हो, या फिर अगर वहां पे पानी गिर जाए तो वो रोड्स अपने आप उन पानी को सोक कर ले और उस पानी को किसी और यूजफुल काम में काम ले लिया जाए। तो दोस्तों ऐसे हो जाएंगी मार्स की कॉलोनीज एंड सिटी सेट। तो अब मार्स रेडी है अर्थ से मास पॉपुलेशन को हैबिटेट करने के लिए, बट देयर इज वन मोर थिंग टू डू बिफोर दैट। जैसे कि आप खाना खाने से पहले अपने खाने को गर्म करते हो, वैसे ही दोस्तों मार्स पे मास पॉपुलेशन को भेजने से पहले हमें मार्स को गर्म करना पड़ेगा। बिकॉज मार्स के इक्वेटर्स पे एवरेज टेम्परेचर्स रहते हैं बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड -128 डिग्री सेल्सियस। और अगर मार्स को एक नॉर्मल अर्थ लाइक लिवेबल प्लैनेट बनाना है तो बहुत जरूरी है उसको गर्म करना, वरना हम ह्यूमंस मार्स पे सिर्फ बड़े बड़े ग्लास के डॉम्स में ही सीमित रह जाएंगे। और मार्स को गर्म करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलॉन भाई ने आइडिया दिया है कि भैया मार्स के पोल्स पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा देते हैं। और साइंटिस्ट दोस्तों इलॉन भाई के इस प्लान के ऊपर हंसते हैं, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग दूसरा बेटर ऑल्टरनेटिव है कि मार्स के ऑर्बिट में 200 किलोमीटर डायमीटर के बड़े बड़े मिरर्स लगाए जाएं, जिनसे सनलाइट को रिफ्लेक्ट करवा के मार्स की सरफेस पे रीडायरेक्ट किया जा सकता है और उसे हीटअप किया जा सकता है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर बॉम्बिंग से कोई और रेडिएशन या फिर कोई भी और आपदा आ गई तो क्या करेंगे? भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा एनवायरनमेंट बन गया तो क्या होगा? या फिर हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो हुआ था वैसा अगर मार्स पे हो गया तो कहां जाएंगे भाई हम बच के हैं?
बट जब तक ये नहीं होता है मार्स पे लोगों को ग्लास के बने बड़े बड़े जायंट डॉम्स के अंदर ही रहना पड़ेगा दोस्तों। एंड मुझे तो लगता है कि शुरू में मार्स का एटमॉस्फेयर और सरफेस जब रेडी नहीं होगा पूरी तरीके से ह्यूमंस के रहने के लिए, तब तक हम ह्यूमंस को दोस्तों जैसे चींटियां रहती है ना अंडरग्राउंड में अपनी कॉलोनीज बना के, उसी तरीके से हम ह्यूमंस को मार्स के सरफेस के नीचे कॉलोनीज के अंदर रहना पड़ेगा एकदम चींटियों की तरह। खाना खाने के लिए आपको खाना उगाना है तो वो भी आपको अंडरग्राउंड में सोलर पावर्ड हाइड्रोपेनिक फार्म्स में उगाना पड़ेगा। दिन चाहिए तो लाइट को लगा दो, रात चाहिए तो लाइट को बुझा दो, और क्या पता तब तक हम लोग इतने हाईली एडवांस्ड हो जाएं कि एक आर्टिफिशियल सन ही हम लोग मार्स के अंडरग्राउंड के अंदर बना लें, जहां पे दिन रात गर्मी सर्दी की साइकिल चलती रहेगी एकदम अर्थ की तरह। बारिश चाहिए, बारिश के मजे लेने हैं तो फिर आर्टिफिशियली बारिश भी करा देंगे। हैं क्या बोलते हो, मतलब पैकेज पूरा है भाई मार्स का अपना। बारिश चाहिए बारिश करा देंगे, खाना उगाना है खाना उगा देंगे, वेस्ट वाटर को प्रोसेस करना है करवा देंगे, पूरा मतलब ताम झाम एकदम सेल्फ सस्टेनिंग है साहब। मार्स की टिकट कटवा लो आप, एकदम बढ़िया पैकेज देंगे आपको, प्रीमियम, डिलक्स और गोल्ड, कौन सा चाहिए आपको बताओ। तो दोस्तों ऑल इन ऑल आप एक अंडरग्राउंड मेगा सिटी सोच लो मार्स की सरफेस के नीचे, और इस चीज को पॉसिबल बनाएगी इलॉन भाई की ही द कंपनी, द बोरिंग कंपनी, जिसका काम ही है जमीन के अंदर टनल्स खोदना और उन्हें बनाना। ह्यूमन कॉलोनीज की फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट्स आर्टिफिशियली अंडरग्राउंड होगी, एंड जैसे जैसे सरफेस और एटमॉस्फेयर रहने लायक होगा इवेंचुअली ह्यूमंस सरफेस पे आके रहने लगे, और मार्स पे जहां जहां वाटर एंड वाटर आइस के डिपॉजिट्स हैं उन्हीं के आसपास स्पेसशिप एंड स्टारशिप्स की लैंडिंग पैड्स बनाए जाएंगे ताकि उनकी रिफ्यूलिंग आसानी से हो सके एंड उनका फ्यूल भी आसानी से वहीं पे प्रोसेस किया जा सके, और मीथेन या फिर लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके और भर दो और भेज दो अर्थ पे। बढ़िया बढ़िया। और इलॉन मस्क तो ये भी प्लान करते हैं कि एक दो स्टारशिप्स के अंदर सिर्फ फ्यूल भर के उनको अर्थ और मार्स के ऑर्बिट के बीच में रखा जाएगा ताकि दे विल एक्ट एज अ रिफ्यूलिंग स्टेशन फॉर स्टारशिप्स ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम अर्थ एंड मार्स। आई मीन है ना कितना इंटरेस्टिंग। और अगर दोस्तों ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया और ह्यूमंस सच में एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन गए, तो हम हमारे बुढ़ापे में हमारे पोतों को और हमारे बच्चों को बताया करेंगे कि बेटा हमारी जवानी के दिनों में देखा था स्पेसएक्स एंड इलॉन मस्क को। हमारी जवानी के दिनों में हम स्पेसएक्स के स्टारशिप की टेस्ट फ्लाइट्स देखा करते थे जो कि हवा में जाके ब्लास्ट हो जाया करती थी। इलॉन मस्क का दोस्तों स्टैचू लगेगा बड़ा सा मार्स के ऊपर और अर्थ के ऊपर भी, कि इस बंदे ने सारे ऑड्स के अगेंस्ट जाके साइंस फिक्शन को हमारी रियलिटी बनाया है। और वो भी किसके लिए? अपने फायदे के लिए। थोड़ा सा अपना फायदा हो सकता है उसका, बट मेनली टू सेव द कॉन्शियस इंटेलिजेंट ह्यूमन लाइफ दैट वी हैव। ये जो इंटेलिजेंट पावर हमारी है जो कि हमें अभी तक इस यूनिवर्स में कहीं भी और नहीं मिली है, सिर्फ इसको बचाने के लिए कि ये डायनासोर्स की तरह एक दिन एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उसको बचाने के लिए बहुत जरूरी है हमारा मार्स या फिर दूसरे बियॉन्ड हैबिटेबल प्लैनेट्स की तरफ मूव करना। 2002 में शुरू हुई थी दोस्तों स्पेसएक्स। 21 साल हो चुके हैं उस कंपनी को शुरू हुए हुए, और 21 साल तक अपने सपने के ऊपर लगातार कंसिस्टेंटली एंड इंक्रीमेंटली काम करना एक इजी फीट नहीं होती है, जो कि इलॉन मस्क और स्पेसएक्स ने अचीव करी है। और दोस्तों अगर आपको ये मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनने के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, देन आई हाईली रिकमेंड कि आप ये वीडियो जरूर चेकआउट करें, जिसमें मैंने बात करी है अर्थ के जैसे ही हमारे यूनिवर्स में दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट्स जहां पे ह्यूमन कॉलोनीज बसाई जा सकती हैं। एंड अगर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।